बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ठीक है, इससे पहले हम सीख चुके हैं कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है। एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। उसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है, एज अ रिजल्ट, तो वो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए आप डिटेल के साथ इसको देखते हैं। जैसा कि हम देखा अभी डेफिनेशन को, वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक वेक्टर होगा, तो आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। डेफिनेशन सेम टू सेम यही आप लिखेंगे इसकी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जो हम सैम्बल यूज़ करते थे स्केलर प्रोडक्ट में वो डॉट यूज़ करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हम डॉट की बजाय क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर, और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होगा। अब इसकी अगर हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल की बात करें तो टार्क हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। टार्क में देखें मोमेंट आर्म इनटू फोर्स होता है। ठीक है, मोमेंट आर्म बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें मिला है टार्क। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल आ जाती है। अब हम इसके फार्मूले पे आ जाते हैं। जैसे स्केलर प्रोडक्ट में देखा था हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा था। इस तरह इसका जो फार्मूला है वो ए क्रॉस बी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दो वेक्टर सपोज कर लें, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका जो हमें मिलेगा रिजल्ट वो क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड बताएगा और साथ में क्योंकि हमें एक वेक्टर मिला है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो वो डायरेक्शन जो है वो ये एन यूनिट वेक्टर दिखा रहा है। एन यूनिट वेक्टर हमने पहले भी सीखा था कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर मिलता है उसको हम एन से शो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी इसको मैं फर्दर डिटेल से बताऊंगा कि प्लेन के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, यहाँ डायग्राम की हेल्प से आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब आगे चलते हैं जी। ये फार्मूला आया कैसे ना, उसका क्या तरीकाकार है। जैसे हमने ए डॉट बी के लिए एक रिलेशन बताया था, उसी तरह से ए क्रॉस बी में भी ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसको आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फ़र्क क्या है, डिफरेंस ज़रा नोट करना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, बी का वो कंपोनेंट जो ए के साथ पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है कंपोनेंट ऑफ बी, बी के कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये हमारा वेक्टर ए है फर्ज कर लीजिए, और ये वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर्स आ गए। अब इसकी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वेक्टर ए ये वाला और वेक्टर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वेक्टर बी है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये बी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो बेस कंपोनेंट है वो बी कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ए की जगह पर ए आ गया और कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, तो बी का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो वो ये वाला है बी साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर उसकी जगह पर आ जाएगा बी साइन थीटा। अब ये आ गया, उसके बाद क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगी आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मैग्नीट्यूड तो इससे ये मिल जाएगा आपको, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमने साथ में यहाँ यूनिट वेक्टर एन लिखा, यानी दो वेक्टर का जो प्लेन है। ठीक है, दो वेक्टर के प्लेन से क्या मतलब है, मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, मैं ये दो फिंगर शो कर रहा हूँ, एक ये वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर बी है, वो इस तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर ऐसे पड़े तो इसका ये प्लेन है, ये वेक्टर का एक प्लेन बन जाता है ऐसे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, ये ऐसे इस तरह आपके सामने बिल्कुल ऐसे, एक ये और एक ये, अब इसका प्लेन क्या है, ये प्लेन है इसका। ठीक है, तो इसके ऊपर यूं परपेंडिकुलर होगा। इसी वजह से हमने इसको एन से शो किया, क्योंकि ये दोनों वेक्टर मिलके जो प्लेन बनाते हैं उस प्लेन की सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ऐसे यूनिट वेक्टर को हम एन से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करता है, और ऐसा वेक्टर जो वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करता है ऐसा यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं हम। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करे। ओके, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली
ये जो a क्रॉस b है वो किस तरह से a इंटू बी साइन थीटा के इक्वल आता है, और साथ में n का क्या मतलब है, ये सारा मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक इसका रूल होता है जिसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं। वो राइट हैंड रूल क्या, पहले आपको मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए राइट हैंड रूल क्या कहता है, रोटेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, द स्ट्रेच्ड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब मेरे दो वेक्टर हैं आपके पास, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अगर आप a क्रॉस b फाइंड करने जा रहे हैं, आपका पहला वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, आपने क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को a वेक्टर से b वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना है। देखें ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ऐसे a क्रॉस b कर रहे हैं तो a से b की तरफ फिंगर्स को लेके आना है। ऐसे मान लीजिए पहला वेक्टर हमारे पास ऐसे है a और दूसरा वेक्टर इस तरह से है b, तो a क्रॉस b करना है तो आप a से b ऐसे फिंगर रोटेट करेंगे। ठीक है, a वेक्टर ये वाला और b वेक्टर ये वाला, a क्रॉस b में ऐसे a से b की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। आपका थंब इंडिकेट करेगा इसकी डायरेक्शन को, जो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर आप a क्रॉस b करेंगे तो आपको रिजल्टेंट इस वक्त जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप b क्रॉस a फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, यानी b के साथ a का, तो यहां पर देखिए b क्रॉस a, अब आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को b वेक्टर से a वेक्टर की तरफ लेके आना है। b वेक्टर ये है और a वेक्टर इधर है, अब अपने फिंगर को ना इस तरफ को लेके आना है। अब आपका राइट हैंड यूज होगा इस तरह से कि उसकी फिंगर b से a की तरफ आए, तो b से a की तरफ यूं आएगा ऐसे, b से a की तरफ ऐसे, तो आपका थंब ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप b से a की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपका जो थंब है वो क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, तो याद रखें इस केस के अंदर जो आपका रिजल्टेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप a क्रॉस b फाइंड करते हैं तो अपनी फिंगर्स को a से b वेक्टर की डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और थंब को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, जिधर अगर अपवर्ड है थंब तो वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिजल्टेंट होगा। इसी तरह से अगर b से a की तरफ लेके आ रहे हैं, b क्रॉस a फाइंड करना चाह रहे हैं, तो b आपका पहला वेक्टर है, a आपका दूसरा वेक्टर है, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जब आप फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो a वेक्टर डॉट क्रॉस b वेक्टर जो है वो आपके पास आ जाता है a b साइन ऑफ थीटा और n यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहां पर आपने देखा a क्रॉस b में ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, a से b की तरफ आप फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं और आपका जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन जब आप b क्रॉस a फाइंड करते हैं, ये देखें b क्रॉस a में आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलता। इस टाइम जो आपको रिजल्टेंट मिला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन चेंज है। इसलिए हम कहते हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर जो है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते बल्कि एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। आपको a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप b क्रॉस a की बात करेंगे, b क्रॉस a, तो आपको ये मिलेगा माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन। क्यों माइनस साइन किस चीज को इंडिकेट करता है कि ये और ये हैं तो सेम, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये नेगेटिव साइन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। रिजल्टेंट यहां पर और वहां पर तकरीबन मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है। ओके, इसलिए ये बात याद रखें कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, बट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगी। पहला वेक्टर है मान लीजिए a, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है दूसरे वेक्टर b के ऊपर। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं फार्मूला कि a क्रॉस b आपके पास क्या होता है, a b साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री, और साथ में यूनिट वेक्टर n आ जाएगा। ठीक है, ए बी ऐसे ही रहा, साइन 90 पे कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। ठीक है ना,
तो ए बी और साथ में यूनिट वेक्टर एन। याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलती है वो आपको मैक्सिमम मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट मिलती है आपके पास, ठीक है। अब हम जरा इनको यूनिट वेक्टर्स के अलॉन्ग भी देख लेते हैं। ये तो आपने जाना कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, जैसे आपने ये देखा ए और बी, इनके अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो जो ये दोनों प्लेन बनाते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको ये वेक्टर रिजल्टेंट मिलता है। ये बात माइंड में रखते हुए अब आपने यूनिट वेक्टर्स को सीखना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। अलोंग द एक्स एक्सिस एक यूनिट वेक्टर आई होता है, अलोंग द वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे होता है, और अलोंग द जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है। ये जेड एक्सिस आ गया और यूनिट वेक्टर आ गया के, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करें एक्स वाई जो प्लेन बनाते हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, एक्स और जेड जो प्लेन बनाते हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस, वाई और जेड जो प्लेन बनाते हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस। ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, आई जे के तीनों वेक्टर में अगर हम आई यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जे के साथ, ठीक है, आई अलोंग द एक्स एक्सिस है और जे अलोंग द वाई एक्सिस है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको मैक्सिमम मिलेगा और इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, इसलिए इसका जो यूनिट वेक्टर है वो अलोंग द जेड एक्सिस यानी के होगा। इसी तरह से जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के करेंगे, ठीक है। तो जे और के ये देखें, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं, इनकी जो प्रोडक्ट होगी आपस में, हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसका प्लेन के परपेंडिकुलर, तो याद रख ले एक्स और जेड इसका जो प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये तीसरा ये कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस होता है। तो यानी जे और के को यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस मिलेगा और वो क्या होता है, आई, ठीक हो गया। इसी तरह से आई और जे का कर लिया, जे का के कर लिया, और के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप आई के साथ लेंगे तो आपको जे मिलेगा, ठीक है। याद रख ले तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, दो की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टेंट तीसरे पर होगा। जिन भी आप देखें आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और तीसरा जो था वो हमारा के था तो के हमें मिला, जे और के का लिया तो तीसरा आई था वो हमें मिल गया, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें नेक्स्ट जो है वो के जे मिल गया, ठीक है। इनको आप यूं भी याद रख सकते हैं, ऐसे एक साइकिल बनाएं, यहाँ पर एक डॉट लगाएं आई, यहाँ पर एक डॉट लगाएं जे और यहाँ पर एक डॉट लगाएं के, तो आई क्रॉस जे करेंगे अगर आप तो आपको के मिलेगा तीसरा, और जे क्रॉस के करेंगे तो आपको तीसरा मिलेगा आई, और जब आप के क्रॉस आई करेंगे तो आपको मिलेगा जे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मिल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसी होगी। पहला वेक्टर आ जाता है हमारे पास ए और क्रॉस बी हमने फाइंड करना है व्हेन ए इज पैरेलल टू बी। इस केस में थीटा कितना होगा, थीटा होता है 0। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल थीटा होता है 0। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लिखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा होता है। थीटा कितना है पैरेलल के केस के अंदर, 0 डिग्री, और साथ में यूनिट वेक्टर एन आ जाता है, तो ये मिल जाएगा आपको ए बी साइन 0 पे क्या होता है जी 0, ठीक है ना। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 0 रिजल्ट मिला आपको। तो ये बात याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम यानी 0 होती है, ठीक है। अब अगर हम यूनिट वेक्टर्स के अलोंग बात करें तो आई क्रॉस आई आपके पास क्या होगा, ये आई है और एक और वेक्टर वो भी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, पहला भी अलोंग द एक्स एक्सिस दूसरा भी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उनके दरमियान थीटा क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 पे 0 होता है इसलिए पूरे का पूरा जो है ये 0 मिल जाता है, इसलिए आपको ये मिलेगा जी 0। इसी तरह से अगर आप जे क्रॉस जे करेंगे तो वो भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स अलोंग द वाई एक्सिस हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, तो पैरेलल के केस के अंदर आपको 0 मिलेगा। इसी तरह से के यूनिट वेक्टर जो है वो आपका, मैं यूनिट वेक्टर का सैंपल लगा देता हूँ, के यूनिट वेक्टर का के साथ लेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिल जाता है, ठीक है। तो बात याद रख लें, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ए और बी पैरेलल हैं, इस केस के अंदर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी 0। अब हम बढ़ते हैं जी अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, सेल्फ प्रोडक्ट। एक वेक्टर ए है, इसकी आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, इसी के साथ फाइंड करनी है सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब एक वेक्टर ए वो जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही इसका मैग्नीट्यूड,
जैसी इसकी डायरेक्शन वैसे ही इसकी डायरेक्शन, यानी ये जिस भी डायरेक्शन में होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के केस के अंदर थीटा क्या हो जाता है आपके पास 0 डिग्री। ये बात याद रखनी है। दो वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके दरमियान एंगल 0 होता है। तो आपको फार्मूला याद होगा ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर एक तो वेक्टर है ही हमारे पास, तो दूसरे वेक्टर की जगह पर भी आप ए ही लिखेंगे। ठीक है, तो जहां जहां बी है वहां वहां आपके पास ए आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अब देखिए दोनों सेम है, अलोंग द सेम डायरेक्शन है, तो थीटा 0 होगा, 0 डिग्री और साथ में एन यूनिट वेक्टर। तो ए स्क्वायर और साइन ऑफ 0 पे आंसर क्या आता है आपको 0 मिलता है, तो आंसर 0 मिलेगा। तो ए क्रॉस ए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0। तो सेल्फ प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर की उसी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो आपको 0 मिलती है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि दो वेक्टर्स के अगर कंपोनेंट्स दिए गए हमें तो हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास है ए, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा ए वेक्टर है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और दूसरा वेक्टर बी हमारे पास है बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। अब इनकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, मगर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं आप वो सीखेंगे। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ए क्रॉस बी आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले लाइन में आपने आई जे के इनके यूनिट वेक्टर्स लिख लेने हैं। ठीक है, सेकंड में पहला वेक्टर ए है, बाद में बी है, तो पहले ए के साथ आप लिखेंगे ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, साथ में आई जे के नहीं लिखना। फिर बी वेक्टर का बी एक्स बी वाई और बी जेड आपने लिख लेना है। सही है, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड किस तरह से करते हैं, हम इसको रो 1 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये है हमारी रो 1। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने जो पहला पार्ट है इसका आई वो आपने लिख लेना है, और ऐसे आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री ये आपने सेलेक्ट की, इस रो को भी छोड़ देंगे, इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, बाकी जो कुछ बचा ना उसको इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे आप, ए वाई ए जेड और बी वाई और बी जेड, ये आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक पहला पॉजिटिव और दूसरा टर्म आप नेगेटिव साइन के साथ लेके चलते हैं, और ये जे, अब आप इस टर्म जे को लिखेंगे। ठीक है, ये आप जे लिखेंगे। ये मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, इस तरह तरतीब होती है। तो पहला पॉजिटिव आई था तो सेकंड में फिर हम जे लिखेंगे, सेकंड एंट्री है उसके साथ नेगेटिव साइन, थर्ड के साथ फिर पॉजिटिव, अगर फोर्थ होती तो उसके साथ फिर नेगेटिव करते। अब आपने क्या करना है, ये रो छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम भी छोड़ देना है, यानी इसको छोड़ देना है। ये वाले और ये वाले बच्चे हमारे पास, इनको लिख लेंगे। ये आ गया जी हमारे पास ए एक्स और ये आ गया बी एक्स, और ये आ जाएगा जी ए जेड और ये आ जाएगा जी बी जेड, ऐसे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, थर्ड एंट्री की तरफ आएंगे, ये वाली। अब ये रो और ये कॉलम आप खत्म कर देंगे, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तीसरी फिर पॉजिटिव, आप यहां पर के लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये रो आप छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, पीछे बचेगा ये पोर्शन, इसको आप लिख लेंगे ऐसे, ए एक्स ए वाई बी एक्स और ये बी वाई, ऐसे। ठीक हो गया, ऐसे आपने तरतीब से इसको लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट ओपन करना तो आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है, क्या करते हैं, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको इससे, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड, सेंटर में माइनस आता है, इसी तरह से ए जेड और बी वाई आ गया, साथ में ये वाला आई यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, फिर माइनस ये जे आएगा, इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करेंगे, इस एंट्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इंटू बी जेड, यह आ जाएगा ए एक्स बी जेड, सेंटर में माइनस आता है फार्मूले के मुताबिक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड और बी का एक्स आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और जो ये था जे, इसको हम साथ में ही ऐसा लिखा रहने देंगे। उसके बाद प्लस के की बात आ जाएगी। ठीक है, इसमें ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई, और फिर माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस लगा दिया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी एक्स, ये इस तरह से। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नहीं, तो कोई बात नहीं है, आप सिंपली इसको इन साइड मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस हो जाएगा,
अब ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, यूँ समझ लेंगे माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अच्छा तो फिर बता दूँ आपको, ये पॉजिटिव साइन बना दिया हमने, नेगेटिव खत्म कर दिया। यूँ समझ लें कि यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है आपके पास, प्लस बन जाता है। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ज़रा देखिए पहली टर्म क्या है हमारे पास, ए वाई बी जेड, ये ए वाई बी जेड ठीक हो गया। अच्छा दूसरी टर्म क्या है, माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई, ये भी ठीक हो गया, और साथ में यूनिट वेक्टर आई। अब ये देखिए ए जेड बी एक्स पॉजिटिव है, ए जेड बी एक्स पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। माइनस ए एक्स और बी जेड, माइनस ए एक्स बी जेड ये भी नेगेटिव है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। साथ में यूनिट वेक्टर जे आ गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। उसके बाद माइनस का ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास एक वेक्टर हमें मिल जाएगा।